कोई सिपाही भर्ती हुआ है 5 साल तक नायक नहीं बना, नायक का फायदा मिले, 10 में हवलदार का मिले, 15 में नायब सुधार का मिले, 20 में सूबेदार का मिले। इस 67% पेंशन की मांग से आपका पेंशन में क्या परिवर्तन होगा? 50% फैमिली पेंशन अगर मिल जाए तो पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी? 8वें पे कमीशन में क्या क्या मूल ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे कि डिफेंस पेंशनर, डिफेंस एम्प्लॉइज या फैमिली पेंशनर्स को फायदा होने जा रहा है। और मनजीत सिंह पटेल जी ने भी इसी मीटिंग के लिए, इसी शेड्यूल के मीटिंग के लिए उन्होंने गुजारिश कर दी है, सर्विस पेंशन ये बनेगा और ये बेसिक हो किसी का तो फैमिली पेंशन ये बनेगा, यानी कि अच्छा खासा बढ़ोतरी, अच्छा खासा जो है पेंशन का अमाउंट मिलेगा। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। वैशाख का महीना शुरू हो गया है, नया साल लग चुका है। आप सभी को इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों इसके साथ ही साथ आसाम में रोंगाली बिहू भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में मेरी तरफ से, सैनिक पाठशाला की तरफ से आप सभी को, आपके पूरे परिवारजनों को रोंगाली बिहू, बोहाग बिहू की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही साथ देश के विभिन्न हिस्सों में आज का दिन विभिन्न तरीकों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो आप जहां भी जिस रूप में भी त्योहार मनाते हैं, आप सभी को अपने अपने त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों 8वां पे कमीशन का दौर चल चुका है। तो ऐसे में यह जानकारी सामने आई है कि 8वां पे कमीशन को लेकर विभिन्न संस्थाओं ने मेमोरेंडम सबमिट कर दिया है 8वें पे कमीशन को, और उनके साथ मीटिंग्स भी आगे होने जा रही है। आगे पूरा मीटिंग का शेड्यूल भी आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों 8वें पे कमीशन में क्या क्या मूल ऐसे पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट आपको कुल दिखाऊंगा जिससे कि डिफेंस पेंशनर, डिफेंस एम्प्लॉइज या फैमिली पेंशनर्स को फायदा होने जा रहा है। जो प्रपोजल सबमिट हो रहे हैं उनमें क्या फायदा निकल के आ रहा है वो भी आगे समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा, पे लेवल को मर्ज करने की बात भी प्रपोजल में सबमिट की गई है। तो इस पे लेवल मर्ज के साथ जो टेबल प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में भी जानेंगे, और साथ ही साथ पेंशन का पूरा चार्ट भी आपको समझाऊंगा कि आपका पेंशन इस कैलकुलेशन के हिसाब से, इस डिमांड के हिसाब से, इस प्रपोजल के हिसाब से कहां तक पहुंचेगा, कितना तक जाएगा, वो पूरा चार्ट भी आगे समझेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और वीडियोज को हाइप करना भी ना भूलें दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि मनजीत सिंह पटेल जी ने एक जानकारी दी है। कौन है मनजीत सिंह पटेल जी, उसके बारे में भी आगे यहीं से पता चलेगा। देखिए डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल जी हैं जिन्होंने ये बोला है, हमारी फेडरेशन ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन, ये उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, नए 8 सीपीसी को अपना मेमोरेंडम कल रात भेज दिया है और डिप्टी सेक्रेटरी साहब से कमीशन के साथ इंटरेक्शन की भी गुजारिश की है, जिसमें उन्होंने कई सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं इस मेमोरेंडम में, ये जानकारी उन्होंने दी है। और साथ ही साथ जो मेमोरेंडम उन्होंने सबमिट किया है 8वें पे कमीशन के वेबसाइट में जाकर के, उसका भी एक स्क्रीनशॉट लगाया है। देखिए मेमोरेंडम जो सबमिट हो गया ये देखिए, और उसका ये देखिए मेमो आईडी भी आ गया है। तो ये जानकारी मनजीत सिंह पटेल जी ने दी है दोस्तों। इसी तरीके से जो एनसीजेसीएम है जिसके सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि उन्होंने भी सबमिट कर दिए हैं। अब इसके टोटल जो पॉइंट्स हैं उनमें जो फायदेमंद पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए अब जो मीटिंग्स होंगी, अब इन्होंने जैसे बताया कि सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी साहब को उन्होंने अपना जो है मेमोरेंडम सबमिट किया है और डिप्टी सेक्रेटरी साहब से मीटिंग्स के लिए गुजारिश कर दी है। तो देखिए अब मीटिंग्स कहां कहां होने जा रही है उसका एक शेड्यूल आपको दिखाता हूं। ये रहा 8वें पे कमीशन के अगले कुछ दिनों के बैठक। इसके अलावा भी और भी बैठकें होंगी, लेकिन हाल फिलहाल में होने वाली ये बैठकें हैं। देखिए सबसे पहले तो विजिट टू देहरादून एंड मीटिंग विद स्टेक होल्डर्स एंड एसोसिएशंस, 24 अप्रैल को है ये। 24 अप्रैल को देहरादून विजिट है और मनीष कुमार जी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये जानकारी निकाली है। तो खूब संभव उन्हीं के साथ मीटिंग्स होने जा रही है देहरादून में, जितने एसोसिएशंस हैं उनके साथ, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ। अगली मीटिंग देखिए, विजिट टू पुणे, मीटिंग विद स्टेक होल्डर्स एंड एसोसिएशंस, 4 मई और 5 मई को ये पुणे में होने जा रही है। आनंद कुमार झा जी ने जानकारी निकाली है जो डायरेक्टर हैं, खूब संभव उन्हीं के साथ ये मीटिंग होगी। और आगे देखिए, मीटिंग विद स्टेक होल्डर्स एंड एसोसिएशंस इन दिल्ली में 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को होगी।
दिल्ली में, जो कि अभय एन सहाय जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और मंजीत सिंह पटेल जी ने भी इसी मीटिंग के लिए, इसी शेड्यूल के मीटिंग के लिए उन्होंने गुजारिश कर दी है पे कमीशन के साथ मीटिंग के लिए। तो ये तो रहा शेड्यूल। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम ले लेते हैं, किन पॉइंट्स से पेंशनर कर्मचारी, खास करके डिफेंस के पेंशनर और डिफेंस के कर्मचारी और डिफेंस के फैमिली पेंशनर को फायदा होगा, उनके बारे में जानेंगे और उनके आगे फिर कुछ कैलकुलेशन भी समझेंगे। चलिए अब ये जो पॉइंट है, देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है फिटमेंट फैक्टर फाइनली 3.833। देखिए एक जबरदस्त मांग है। फिटमेंट फैक्टर हम जितना भी कैलकुलेशन करें, इतना ऊपर जाता हुआ हमें नहीं दिखाई देता है। हालांकि प्रैक्टिकली यह संभव होगा नहीं होगा, इस पे मैं भी असमंजस में हूं, क्योंकि हमने जितने भी आंकड़े देखे हैं वो बहुत नीचे के आंकड़े हैं। लेकिन ये काबिले तारीफ काम किया है एनसीजेसीएम ने। जब मांग ऊपर की होगी तभी उसमें कंसिडरेशन होते होते एक अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर मिलने की चांसेस होते हैं। आप में से बहुत सारे बोलते हैं आए दिन आपके फिटमेंट फैक्टर चेंज होते रहते हैं, लेकिन अब आंकड़े देखिए चेंज हो रहे हैं आंकड़े। इसी चेंज होते हुए आंकड़ों के साथ जानकारियां भी चेंज होती रहती हैं दोस्तों। तो आप देखिए 3.833 का फिटमेंट फैक्टर मांग किया गया है। अब इसके साथ आपका पेंशन कहां तक पहुंच जाएगा उसका भी आगे आपको चार्ट समझाऊंगा दोस्तों। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण और अहम, सबसे अहम ये मांग है 3.833 का फिटमेंट फैक्टर। कितना प्रैक्टिकल होगा, कितना जस्टिफाइड होगा, वो तो समय बताएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण है सालाना 6% का एनुअल इंक्रीमेंट की भी मांग की गई है। जो अभी हाल फिलहाल में 3% है उसको 6% करने की मांग की गई है, जो कर्मचारियों को मिलता है सालाना इंक्रीमेंट, उसकी बात हो रही है। अगला पॉइंट है एफएमए को 1000 से बढ़ा करके महीने का 5000 रुपए किया जाए। जी हाँ, एफएमए को बढ़ोतरी करा करके अभी जो 1000 हर महीना मिलता है उसको 5000 करने की मांग की गई है, क्योंकि चिकित्सा सुविधा, जो चिकित्सा खर्चे हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में इस बात को मद्देनजर रखते हुए यह मांग की गई है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट 67% पेंशन और 50% फैमिली पेंशन की मांग की गई है। इस 67% पेंशन की मांग से आपका पेंशन में क्या परिवर्तन होगा, 50% फैमिली पेंशन अगर मिल जाए तो पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, उसके बारे में आगे में अगले स्लाइड में आपको चार्ट के जरिए समझाऊंगा, कैलकुलेशन समझाऊंगा दोस्तों। बेहद अहम मांग है ये जो मांग रखी गई है 8वें पे कमीशन के सामने। अगला पॉइंट देखिए 11 साल में कम्यूटेशन को कटना बंद करने की मांग की गई है। जो कम्यूटेशन अभी 15 साल कटता है उसको केवल 11 साल करने की मांग की गई है। इसमें बहुत सारे कोर्ट के आदेश भी हैं, बहुत सारे जजमेंट हैं, बहुत सारे पिटिशंस हैं, जिनके बेस पर यह मांग एक जस्टिफाइड मांग है जो 8वें पे कमीशन को भेज दी गई है। अगला पॉइंट है हर बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए, यानी कि चाहे कोई अलाउंस हो, चाहे बेसिक पे, बेसिक पेंशन की बढ़ोतरी हो, उसको 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाए। बेशक पे कमीशन जाके 2027 में मिले, 28 में मिले, लेकिन उसका पूरा एरियर का भुगतान जनवरी 2026 से किया जाए। चाहे एचआरए हो, चाहे फील्ड अलाउंस हो, चाहे कोई भी भत्ता हो, चाहे बेसिक हो, चाहे कुछ भी हो, उसको 1 जनवरी 2026 से फायदा दिया जाए, ये मांग भी की गई है। अगला मांग 30 साल के अंदर सबको 5 एमएससीपी मिले, यानी कि हर 6 साल में एक एमएससीपी मिले। कोई सिपाही भर्ती हुआ है 5 साल तक नायक नहीं बना, नायक का फायदा मिले, 10 में हवलदार का मिले, 15 में नायब सुधार का मिले, 20 में सूबेदार का मिले। इस तरीके से 5 कंटिन्यूअसली एमएससीपी जैसा फायदा दिया जाए, ऐसी भी मांग की गई है। अगला सीईए 10,000 रुपए और हॉस्टल सब्सिडी 35,000 रुपए, बहुत अहम मांग है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सर्विस में है उनके लिए 10,000 रुपए महीने का, और जो हॉस्टल सब्सिडी है, जो जिनके बच्चे हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं उनके लिए 35,000 रुपए हर महीने का, यह मांग की गई है। अगर हम देखेंगे तो हर मांग काफी ऊपर का है, काफी ऊपर का है कंपेरेटिवली। अगर हम देखें तो अब जब बातचीत होगी, जब मीटिंग्स में नेगोशिएशन होंगे दोस्तों, तब जाकर के ये मांगे अगर थोड़ा बहुत कटपीट भी हो जाए, थोड़ा नीचे भी आ जाए, तो कहीं ना कहीं एक फायदेमंद, एक अच्छा खासा 8वां पे कमीशन मिल सकता है, अगर ऐसी ही मांगे सभी संस्थाओं द्वारा भेजी जाए तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो वीडियो में पॉइंट है वो पॉइंट है ये देखिए, जो पे लेवल जब मर्ज होंगी तो किस तरीके का जो है प्रपोजल किया गया है एनसीजेसीएम की तरफ से, किस तरीके का प्रपोजल किया गया है। आज के डेट में जो एग्जिस्टिंग पे लेवल 1 है उसको 1 में ही रखा जाए, और जो 18,000 से लेके मिनिमम 18 से 56,900 ये स्लैब था, उस स्लैब को मिनिमम 69,000 से शुरू किया जाए, और ऊपर जाकर के तो ये इसके साथ 3.833 लगेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए
मिनिमम 18,000 से बढ़ा के 69,000 किया जाए, ये मांगे। अगला, जो अभी पे लेवल 2 और 3 है, 3 होता है सिपाही का, तो 3 सिपाही का पे लेवल को 2 किया जाए, लेकिन पे लेवल को बेशक 2 किया जाए, लेकिन जो पेमेंट है वो 21,700 से बढ़ाकर 83,200 किया जाए। पे लेवल को मर्ज करके ज्यादा फायदा देने के लिए यह मांग किया गया है। आगे देखिए, 4 और 5 पे लेवल को मर्ज करके 3 किया जाए, और उसमें जो मिनिमम 29,200 है उसको बढ़ा के 1,12,000 किया जाए, और साथ ही साथ जो 6 है, पे लेवल 6 है, उसको 4 में लाया जाए, और जो बेसिक है 35,400 मिनिमम बेसिक है, उसको 1,35,700 किया जाए। पे लेवल 7 और 8 को 5 किया जाए, और एग्जिस्टिंग 47,600 से बढ़ा करके 1,82,500 किया जाए। इसी तरीके से पे लेवल 9 और 10 को 6 में लाया जाए, और एग्जिस्टिंग 56,100 से बढ़ाकर 2,15,100 किया जाए, और बाकी भी जो बड़े अधिकारियों के पे लेवल हैं उनको इस तरीके से सेटल किया जाए, और उनको भी 3.833 का फिटमेंट फैक्टर दे करके बढ़ोतरी दिया जाए। ऐसी मांग की गई है पे लेवल मर्ज करके बढ़ोतरी या फायदा देने की। अगला जो पॉइंट है मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों, अब ये जो बताया गया था 67% और 50% पेंशन, वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, क्या फायदा होगा उससे, उसका एक एग्जांपल मैं समझाना चाहूंगा। मान लीजिए 8वां पे कमीशन लागू हो जाने के बाद किसी एक सिपाही का रिटायरमेंट के समय में बेसिक होता है 69,000, फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं, क्योंकि 69,000 इसमें मिनिमम बेसिक लिया गया है, इसीलिए मैं समझा रहा हूं 69,000 लेकर के। और मिलिट्री सर्विस पे जैसे आर्मी हेडक्वार्टर का एक प्रपोजल गया है, उसके हिसाब से मिलिट्री सर्विस पे को हम मान के चलते हैं 12,000, और क्लास पे जो आज के डेट में 450 है उसको मैंने डबल कर दिया 900। तो अब इसके हिसाब से हम बेसिक और क्लास पे और मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के पेंशन को कैलकुलेट करें, तो जो एनसीजेसीएम ने जो ये मांग की है, ये वाली जो मांग है दोस्तों, ये वाली जो मांग है, यहां पर ये वाली जो मांग है 67% पेंशन और 50% फैमिली पेंशन, इसी को मैं आगे समझा रहा हूं आपको, इसी को समझा रहा हूं। अब ये अगर हम इस तरीके से ले लें, तो अब यहां पर 67% के हिसाब से क्या कैलकुलेशन बैठेगा, फैमिली पेंशन का 50% के हिसाब से क्या बैठेगा, उसी को मैं आगे समझाने जा रहा हूं। तो 69,000 रुपीज हो गया बेसिक, प्लस 12,000 हो गया मिलिट्री सर्विस पे, और 900 रुपया हो गया क्लास पे। अब इसका कैलकुलेशन पेंशन का कैसे बनेगा, 67% से फायदा कितना मिलेगा, देखिए इनका पेंशन कितना बनेगा, ये हो जाएगा दोस्तों 81,900 इंटू 67 डिवाइडेड बाई 100, तो ये बनेगा दोस्तों 54,873 डिवाइडेड बाई 100, तो ये गया, और 54,873 रुपीज बेसिक पेंशन बन जाएगा एक सिपाही का। इस हिसाब से इस आंकड़े को लेकर अगर हम पेंशन कैलकुलेट करें तो ये बनेगा, और वहीं अगर हम फैमिली पेंशन को कैलकुलेट करें दोस्तों, तो ये बराबर ये सेम होगा, तो यहां पर आएगा 81,900 इंटू 50% की मांग की गई है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू से यहां आंकड़ा आएगा दोस्तों 40,950,000 डिवाइडेड बाय 100, ये गया ये गया ये गया ये गया, तो फैमिली पेंशन 40,950 यानी कि 40,950। अगर ये बेसिक हो किसी का तो सर्विस पेंशन ये बनेगा, और ये बेसिक हो किसी का तो फैमिली पेंशन ये बनेगा, यानी कि अच्छा खासा बढ़ोतरी, अच्छा खासा जो है पेंशन का अमाउंट मिलेगा। चलिए आगे आपको समझाता हूं, जो फिटमेंट फैक्टर 3.833 निकला है उसके हिसाब से हमारा पेंशन, अभी जो एग्जिस्टिंग ओआरओपी 3 का पेंशन है वो कहां पहुंचेगा, उसका एक चार्ट समझते हैं। तो ये रहा दोस्तों चार्ट, 8 सीपीसी पेंशन चार्ट एज पर जेसीएम फिटमेंट फैक्टर 3.833। जो जेसीएम ने फिटमेंट फैक्टर की मांग की है 3.833, इसके हिसाब से ओआरओपी 3 का पेंशन कहां तक पहुंच जाएगा, उसका एक एग्जांपल, जिनका पेंशन आज के डेट में सिपाही हैं 15 साल लेंथ ऑफ सर्विस है 20,325 है, वो पेंशन 3.833 फिटमेंट फैक्टर में बढ़ के 77,906 हो जाएगा। 20,325 से बढ़कर 77,906 रुपए हो जाएगा। वही फैमिली पेंशन की बात करें 12,195 रुपए, जो आज के डेट में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट है, वो बढ़ के 46,743 हो जाएगा दोस्तों। इसी हिसाब से और एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम बात करें जो सिपाही हैं 17 साल सर्विस है, जिनको हवलदार का एमएससीपी मिला हुआ है, उनको आज के डेट में 22,476 रुपए बेसिक मिलता है, जो बढ़ करके 86,151 हो जाएगा दोस्तों।
3.833 फिटमेंट फैक्टर से, क्योंकि ये फिटमेंट फैक्टर एनसीजेसीएम ने मांग की है, यह हकीकत है, सच्चाई है। आगे मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन उस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से ये बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अगर इसी रैंक के फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट की बात करें तो 13,486 है, जो बढ़ के 51,692 हो जाएगा। तो देखिए ये रहा चार्ट, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, आपका जहां पर भी आंकड़ा है वहां पर वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं दोस्तों। ये पूरा चार्ट मैंने सिपाही से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक का बनाया है। ओआरओपी 3 का रेट में 3.833 फिटमेंट फैक्टर को लेते हुए, सर्विस पेंशन और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का पेंशन को लेते हुए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।